हाँ जी, कल हमने जो हमारा अकाउंट का पोर्शन था, लास्ट के कुछ टॉपिक्स थे वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम कर रहे हैं, हमारे अकाउंट में ही ये एक यूनिट है, अकाउंट के अंदर ही एक पार्ट है ऑडिटिंग का, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ऑडिटिंग क्या होती है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अकाउंट का जो पोर्शन था वो हम लोगों ने कल फिनिश कर लिया था। ठीक है, अकाउंट में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। ठीक है, हाँ जी, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या होती है? मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, कहता ऑडिटिंग implies the examination of books of accounts and related documents of an organization in order to correctly estimate the accuracy completeness। कहता एक ऑर्गेनाइजेशन के जो अकाउंट्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उनका एग्जामिनेशन करना और जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करना, उनका एग्जामिनेशन करना, ताकि क्या किया जा सके, एक ऑर्गेनाइजेशन की जो ट्रू वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू है, उनका एस्टिमेट लगाया जा सके। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑडिटिंग कहते हैं। तो ऑडिटिंग क्या हो गई? ऑडिटिंग एक काम हो गया जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं जो, उसका एग्जामिनेशन करते हैं और जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे वेरीफाई करते हैं, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन की करेक्टली एंड एस्टिमेटेड वैल्यू प्राप्त की, एक्यूरेट वैल्यू प्राप्त की जा सके। सच एन एग्जामिनेशन इज कैरियड आउट बाय द कंपिटेंट एंड अनबाइज्ड पर्सन। अब ये जो एग्जामिनेशन है करेगा कौन? ये जो एग्जामिनेशन है वो किया जाएगा कंपिटेंट और अनबाइज्ड पर्सन के द्वारा। किसकी सहायता से किया जाएगा? उसके पास एविडेंसेस होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे और इन्फॉर्मेशन होंगे। कहने का मतलब क्या है कि जिन डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर एक फर्म ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किए होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को ऐसे एविडेंस मानकर वो आदमी क्या करेगा, जो भी कंपिटेंट पर्सन या अनबाइज्ड पर्सन होगा, वो उन डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन की सहायता से वेरीफाई करने का प्रयास करेगा कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन ने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो प्रॉपर्ली मेंटेन किए हैं या नहीं किए हैं। जो ये वर्ड ऑडिटिंग है, जो इंग्लिश वर्ड ऑडिटिंग है, ये कहां से लिया गया? लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड कौन सा? ओडायर, जिसका मतलब क्या होता है? हियर। जो इंग्लिश वर्ड है हमारा, इंग्लिश में हम लोग ऑडिटिंग कहते हैं, ठीक है, हिंदी में हम अंगेक्षण कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश का जो वर्ड है ऑडिटिंग, वो लिया गया है लैटिन वर्ड ओडायर से, जिसका मतलब क्या होता है? टू हियर। क्या मतलब? सुनना। इन एंशियंट ग्रीस यानी कि प्राचीन यूनान में और रोम में जो अकाउंटेंट थे, यूज टू बी अपॉइंटेड इन ऑर्डर टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट ट्रेजरी। कहते जो प्राचीन यूनान के समय में जो अकाउंटेंट थे, वो सिर्फ जो सरकारी खजाने हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए अपॉइंट किए जाते थे। कहता है प्राचीन यूनान में जो अकाउंटेंट थे वो क्या करते, किस लिए अपॉइंट किए जाते थे? जो सरकारी खजाने होते थे उनको मेंटेन करने के लिए अपॉइंट किए जाते थे। ये जो अकाउंटेंट थे, these accountant used to go to the prominent judges to get their accounts certified and used to recite their accounts in front of their the judges। कहते जो ये अकाउंट थे, ये अपने जो अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स थे, ये कहाँ लेकर जाते थे? अपने जजेस के सामने लेकर जाते थे, उनके सामने रख देते थे। जो जजेस अपॉन हियरिंग द अकाउंट्स, उन अकाउंट्स को सुनने के बाद, जो जजेस थे उन अकाउंट्स को सुनने के बाद अपना डिसीजन देते थे। डिसीजन ये देते थे कि ये जो अकाउंट्स है ऑथेंटिक है या नहीं। कहने का मतलब है, जब प्राचीन यूनान के टाइम पे जो अकाउंटेंट थे वो सरकारी खजाने का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए अपॉइंट किए जाते थे। उसके बाद ये अकाउंट क्या करते थे? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट जो थे बनाने के बाद, ये अकाउंटेंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट जजेस के सामने रखते थे। जजेस क्या चेक करते थे कि वेदर दीज अकाउंट्स आर मेंटेन्ड ऑथेंटिकली और नॉट। तो जजेस इनकी ऑथेंटिसिटी चेक करने का काम करते थे। कहने का मतलब है कि प्राचीन समय में जो ऑडिटिंग का काम था वो किसके पास था? वो जजेस को सौंपा गया था। जजेस क्या करते थे? अकाउंट्स के ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए क्या करते थे? अकाउंट वेरीफाई करते थे, चेक करते थे, उनको सुनते थे, मतलब सुनकर क्या करते थे? उसके ऊपर अपना डिसीजन देते थे। तो ये जजेस क्या कहलाते थे? ऑडिटर कहलाते थे। उनका वर्क जो था लिमिटेड अप टू द कंसर्न विद द लिसनिंग। उनका अकाउंट सुनने तक ही क्या था? जो मेन काम था वही था। उनका काम अकाउंट सुनने तक ही क्या था? लिमिटेड था। उसके बाद आती है बारी मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की, सॉरी मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग की। ऑडिटिंग क्या है? स्पेशल एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन है किसका? बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड बाय इज कंपिटेंट एंड अनबाइज्ड डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। अभी आप पढ़ के आए हैं कि ऑडिटिंग क्या है? एक स्पेशल एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन है, मतलब आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। ठीक, किसका? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। किसके बुक्स ऑफ अकाउंट? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? कंपिटेंट और अनबाइज्ड पर्सन के द्वारा। किसकी सहायता से? वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन।
एक संगठन के द्वारा प्रोवाइड किए गए वाउचर, डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर एक कंपिटेंट और अनबाइज्ड पर्सन क्या करता है, जो बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट है उनका मूल्यांकन करता है। कहने का मतलब है कि आपका एक वाउचर है, वाउचर पर जो एंट्री लिखी गई है उस एंट्री को मैच करने का काम करेगा किसमें, बुक्स ऑफ अकाउंट में। वो चेक करेगा कि क्या ये सही एंटर किया गया है या फिर नहीं किया गया। उसकी जांच करने का काम करता है कौन करता है, ऑडिटर करता है। ऑडिटर को ऐसा होना चाहिए, एक कंपिटेंट और अनबाइज्ड पर्सन होना चाहिए। कहता ऑन द बेसिस ऑफ विच ही कैन रिपोर्ट ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। भाई अब आपके अकाउंट उसने वेरीफाई कर लिए, चेक कर लिए, इसके बिहाफ पर वो क्या बनाएगा, रिपोर्ट बनाएगा। किसके बारे में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, किसी स्पेसिफिक पीरियड से संबंधित। अब स्पेसिफिक पीरियड क्या हो सकता है, मान लीजिए मैंने 1 अप्रैल से 31 मार्च के अकाउंट मेंटेन किए, ठीक है। इन अकाउंटेंट की क्या हो रही है, ऑडिटिंग हो रही है। तो ऑडिटिंग हो रही है तो वो रिपोर्ट किसकी बनाएगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक स्पेसिफिक पीरियड होगा, इसकी वो क्या बनाएगा, रिपोर्ट बनाएगा। अब रिपोर्ट में वो लिखेगा क्या, भी जो ये अकाउंट्स हैं कंप्लीट है, डोन अप अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशंस और नोट। भी जो रीति रिवाज है अकाउंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन से क्या उसके मुताबिक बनाए गए हैं, ये अकाउंट्स कंप्लीट है और ये अकॉर्डिंग टू कन्वेंशंस बनाए गए हैं। सेकंड, वेदर द बैलेंस शीट गिव्स ए ट्रू और फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ये हम लोग अकाउंट्स बना रहे हैं, क्या ये बैलेंस शीट एक ट्रू और फेयर व्यू देती है आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, एक ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसके बारे में ट्रू एंड फेयर व्यू देती है ये बैलेंस शीट। ये भी चेकआउट करना है। भी जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है, क्या वो ट्रू प्रॉफिट और लॉस बताता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। भी कहने का मतलब क्या है, जो ऑडिटर है उसने आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को क्रिटिकली एग्जामिन किया, जो भी कमी थी वृद्धि थी वो उसने सब चेकआउट कर ली, फिर उसके बाद उसने रिपोर्ट प्रिपेयर की। रिपोर्ट में वो ये बताएगा कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए गए क्या वो कंप्लीट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए। सेकेंडली, बैलेंस शीट जो बनाई है क्या और फेयर व्यू दिखाती है आपके ऑर्गेनाइजेशन का। थर्ड वन, जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाया गया क्या वो सही प्रॉफिट और लॉस दिखाता है, किसका, ऑर्गेनाइजेशन का या नहीं, ये सब बताने का काम करेगा ऑडिटर। डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, audit is the examination or inspection of various books of accounts by an auditor followed by physical checking of inventory to make sure that all departments are followed a documented system of recording transaction. It is done to ascertain the accuracy of financial statement provided by the organization. ये क्या कहता है, audit एग्जामिनेशन और इंस्पेक्शन है किसकी, वेरियस बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, किसके द्वारा की जाती है, ऑडिटर के द्वारा की जाती है। वो फिजिकली चेकआउट करता है कि इन्वेंट्री जो भी पड़ा है वो, जो फिजिकली इन्वेंट्री को चेक करते हैं उसको बुक्स ऑफ अकाउंट से मिलाने करने का काम करता है, ठीक है। फिर ये देखता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं क्या वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेशन के भी यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए हैं, मतलब उनका हर एक जो भी ट्रांजेक्शन हुई है क्या इसका प्रॉपर एविडेंस है, इस बात की भी जांच करता है, ठीक है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि जो एक्यूरेसी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो पता लगाई जा सके। तो ऑडिट क्या है कि एग्जामिनेशन है किसका, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है, ऑडिटर के द्वारा किया जाता है। जो ऑडिटर है वो फिजिकल चेकिंग करते हुए इन्वेंट्री की ये इंश्योर करने का काम करता है कि भैया जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखी गई अमाउंट्स हैं, डिटेल्स हैं, डाटा है, क्या वो फिजिकली डॉक्यूमेंट से जो प्रोवाइड करवाए गए हैं उसको उससे मैचअप हो रहा है, ठीक है या नहीं। और ये इंश्योर करने का काम करता है कि जितने भी इसमें ट्रांजेक्शन नोट की गई हैं क्या वो फॉलोवर्ड बाय डॉक्यूमेंटेशन, क्या वो डॉक्यूमेंटेशन से फॉलो की गई है, डॉक्यूमेंट को फॉलो करते हुए बनाई गई है, मतलब हर ट्रांजेक्शन का क्या आपके पास एविडेंस अवेलेबल है। इट इज डन टू असरटेन द, ताकि इसलिए ऐसा, अब ऐसा इतना काम करने का उद्देश्य क्या है, इतना काम करने का उद्देश्य है कि हम लोगों ने एक्यूरेसी चेक करनी है, ठीक है। किसकी एक्यूरेसी चेक करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या करनी है, एक्यूरेसी चेक करनी है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, ऑडिटिंग करते हैं। डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन क्या करता है, ऑडिट कैन बी डन इंटरनली बाय एम्प्लॉइज और हेड्स ऑफ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड एक्सटर्नली बाय आउटसाइड फर्म और एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। जो ऑडिट है आपकी वो इंटरनली भी की जा सकती है और एक्सटर्नली भी की जा सकती है। जो इंटरनली होगी वो तो एम्प्लॉइज के द्वारा, खुद के द्वारा या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा की जाएगी। जो एक्सटर्नली होगी वो किसी आउटसाइड फर्म में कोई इंडिपेंडेंट ऑडिटर आपको क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा। The idea is to check and verify the accounts by an independent authority to ensure that all the books of accounts are done in a fair manner and there is no misrepresentation or fraud that is being conducted. अब बाहरी किसी आदमी से ऑडिट करवाने का जो आइडिया है वो इसलिए है ताकि वो आदमी, तीसरा आदमी इंडिपेंडेंटली होकर क्या कर सके, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर सके, वेरीफाई कर सके और ये चेक कर सके कि क्या जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे गए हैं वो फेयर मैनर में रखे गए हैं, मतलब किसी तरह की कोई मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर कोई फ्रॉड तो नहीं किया गया।
अब तीसरे आदमी से यानी तीसरा आदमी यानी कि बाहरी आदमी से आपके अकाउंट वेरीफाई करवाने का एक मेन ऑब्जेक्टिव यही है, ठीक है, ऑडिट करवाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है क्या वो फेयर मैनर में रखे गए हैं, मतलब किसी तरह कोई फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन तो नहीं की गई। इसलिए आप लोग क्या करते हो, किसी थर्ड पर्सन से ऑडिटिंग कराते हो। कहता है ऑडिट इज एन इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। अभी तो पढ़ के आए यहाँ पर ऑडिट क्या है, ऑडिट आपको क्या है भैया, इंटेलिजेंट और क्रिटिकल एग्जामिनेशन है किसका, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस का। बिजनेस की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है यानी जो खाते हैं उनका क्रिटिकल का मतलब आलोचनात्मक, कमी है तो कमी बतानी है, अगर अच्छा है तो अच्छा ही बतानी है, ठीक है, उसका मूल्यांकन क्या कहलाता है, ऑडिट कहलाता है। अब जो ऑडिटिंग है is done by the independent person, body or person qualified for job with the help of the statement, paper, information and commitments received from the authorities so that the examiner can confirm the authenticity of financial accounts prepared for a fixed period and the reported that। अब इसके कहने का मतलब क्या है कि ऑडिटिंग इज डन बाय द, ऑडिटिंग किसके द्वारा की जाती है, इंडिपेंडेंट पर्सन या बॉडी ऑफ पर्सन के द्वारा, ठीक है, जो क्वालिफाई करता है इस जॉब के लिए। अब ऑडिटिंग किसी ऐसे इंडिपेंडेंट पर्सन या बॉडी ऑफ पर्सन के द्वारा करवाएंगे आप लोग जो इस जॉब को क्वालिफाई करता है, मतलब कि इस जॉब को करने की प्रॉपर क्वालिफिकेशन रखता है, लाइक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्वालिफिकेशन, ठीक है। वो ऑडिटिंग करेगा किस बिहाफ पर, हेल्प ऑफ स्टेटमेंट्स, पेपर्स, इंफॉर्मेशन और कमेंट्स जो प्राप्त किए गए हैं कहां से, अथॉरिटीज से, ठीक है, और एग्जामिन एंड दैट एग्जामिनर कैन कंफर्म करेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो है क्या वो फेयर है, ऑथेंटिक है। जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन ने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए हैं उनको वेरीफाई करने का काम करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ द पेपर, इंफॉर्मेशन, कमेंट्स जो उनकी अथॉरिटीज से मिले हैं, ठीक है, उस बिहाफ पर वो फाइनल अकाउंट को वेरीफाई करेगा, ठीक है, उसकी ऑथेंटिसिटी को कंफर्म करेगा और रिपोर्ट बनाकर देगा कि जो ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है, ये क्या एग्जिबिट करती है, एक्यूरेट एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ ए कंसर्न। वेरीफाई करेगा कि जो आपकी बैलेंस शीट है उस पर रिपोर्ट बना के देगा कि ये एक्यूरेट और फेयर व्यू प्रेजेंट करती है या नहीं। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, रिवील द राइट एंड द बैलेंस्ड व्यू ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड। 20 फाइनेंशियल पीरियड का जो प्रॉफिट और लॉस रिवील किया गया है इन अकाउंट्स के द्वारा वो सही है या नहीं। द अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन कंफर्मेटी विद द लॉ। तीसरी बात ये भी कंफर्म करेगा कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे गए हैं क्या उनमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए गए हैं, किसी तरह के रूल्स की कोई वायलेशन तो नहीं की गई, इस बात की चेकिंग करेगा वो। आगे, हाँ जी, हम अभी पढ़ के आए हैं जो टर्म ऑडिट है हमारी कहां से उठाई है भैया, हमने लैटिन वर्ड से उठाई है, ओडायर से। इसका मतलब क्या था, टू हियर ऑथेंटिसिटी ऑफ अकाउंट्स इन एंश्योर दैट विद द हेल्प ऑफ द इंडिपेंडेंट रिव्यू, ठीक है। अब आगे क्या कहता है कि जो ऑडिट है वो इंग्लिश वर्ड ऑडिटिंग है, जो ऑडिट है कहां से लिया, लैटिन वर्ड ओडायर से लिया। इसका मतलब कहता है विच मीन्स टू हियर द ऑथेंटिसिटी ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स की ऑथेंटिसिटी के बारे में सुनना और एंश्योर करना कि विद द हेल्प ऑफ द इंडिपेंडेंट रिव्यू, और उसके ऊपर अपना क्या देना, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रिव्यू देना है, किसी तरह के प्रेशराइज आके बाइजनेस नहीं करनी। जो ऑडिट है is performed to ascertain the validity and the reliability of information। हाँ जी, हम लोगों को इस वर्ड को हम लोगों ने रिसर्च में पढ़ा था कि वैलिडिटी एंड द रिलायबिलिटी। अब वैलिडिटी क्या होती है कि एक्यूरेसी, वैलिडिटी का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक्यूरेसी, ठीक है। रिलायबल कोई चीज क्या होती है, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके। तो ऑडिट इसलिए हम लोग करते हैं ताकि क्या किया जा सके, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किया जा सके। जो एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स है विद सपोर्टिंग वाउचर्स डॉक्यूमेंट्स टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर फ्रॉड इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑडिटिंग। अब ये क्या कहता है कि जो ऑडिट है परफॉर्म, ऑडिट आप किस लिए करते हो, इसलिए करते हो ताकि असरटेन कर सको वैलिडिटी एंड द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। वैलिडिटी का मतलब है एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी का मतलब है कि उस पर विश्वास किया जा सके। इस बात को एंश्योर करना, अपने पता लगाना है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं और अकाउंट्स हैं विद सपोर्टिंग वाउचर एंड डॉक्यूमेंट तैयार किए ताकि ये पता लगाया सके कि उनमें एरर क्या है। टू प्रिवेंट एरर फ्रॉड इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट फंक्शन ऑफ द ऑडिटिंग। भी ऑडिटिंग का जो मेन फंक्शन होता है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट आपने रखे हैं उनकी ऑथेंटिसिटी, रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी को चेक करते हुए ये चेक करना है कि किसी तरह का कोई एरर तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। इस बात को फाइंड आउट करना ही मेन ऑब्जेक्टिव माना जाता है किसका, ऑडिटिंग का। जो ऑडिटर है हैज टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फॉर डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ द चेकिंग आउट द ऑडिट। अब ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा इफेक्टिवनेस किसके, इंटरनल भी आपका जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो कितना इफेक्टिव है, ताकि वो क्या इसके चेकिंग आउट द ऑडिट एक्सटेंट भी उसका रिजल्ट बता सके। अपनी ऑडिट का रिजल्ट बताने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा,
जो इंटरनल सिस्टम है उसकी इफेक्टिवनेस को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। हाँ जी, अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, जो प्राथमिक उद्देश्य जिसको बोलते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग मेन ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट आर नोन एज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट। जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वही क्या कहलाते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं किसके, ऑडिट के। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, एग्जामिनिंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। जो इंटरनल सिस्टम है, ठीक है, इंटरनल सिस्टम के जो इंटरनल सिस्टम है उसका, ठीक है, उसको एग्जामाइन करना, उसका मूल्यांकन करना। सेकंड, अर्थमेटिकली एक्यूरेसी चेक करनी है किसकी, बुक्स ऑफ अकाउंट की। वेरीफाइंग करनी है हर एंट्री को, पोस्टिंग को, कैस्टिंग को और बैलेंसिंग को। कास्टिंग का होता है मतलब आप टोटल वगैरह करते हो, ठीक है। आपने क्या करनी है, पहला काम तो जो इंटरनल चेक है, ठीक है, एग्जामाइन करना है सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक का। सेकंड, अर्थमेटिकली एक्यूरेसी चेक करनी है किसकी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। वेरीफाई करना है पोस्टिंग को, कास्टिंग को और बैलेंसिंग को। थर्ड पॉइंट, ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। भाई एक ट्रांजैक्शन कितनी डेट है, इस बात को वेरीफाई करना है। चेकिंग द प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैपिटल एंड द रिवेन्यू नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन जो आप कर रहे हो, ठीक है, उनमें प्रॉपरली आपको डिस्टिंक्शन यानी कि विभेद करना आना चाहिए कि कौन सी ट्रांजैक्शन कैपिटल नेचर की और कौन सी रिवेन्यू नेचर की है। इसको प्रॉपरली चेक करना है आपने, प्रॉपरली डिफरेंशिएट करना है कि कोई ट्रांजैक्शन अगर गलत वे में लिखी, कैपिटल को रिवेन्यू और रिवेन्यू कैपिटल में लिखा गया, तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करेंगे, सही रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं करेंगे। फिर कंफर्मिंग द एग्जिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ठीक है, कोई एसेट्स एग्जिस्ट करती है तो उसकी वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी क्या है, ये कंफर्म करना। वेरीफाइंग वेदर ऑल द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड और नॉट। अब ये भी वेरीफाई करना है कि जो आपने बुक्स बना रहे हो उसमें सारी की सारी जो स्टैट्यूटरी होता है, वैधानिक मतलब कानूनी रिक्वायरमेंट्स क्या की गई है, फुलफिल की गई है या नहीं। प्रोवाइडिंग ट्रू एंड फेयरनेस ऑफ द ऑपरेटिंग रिजल्ट presented by the income statement and the financial position presented by the बैलेंस शीट। अब ये क्या कहता है, आपने वेरीफाई करना है कि वेदर ऑल द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, जितनी भी वैधानिक आवश्यकताएं हैं, क्या वो पूरी हो रही हैं या नहीं। वो प्रोवाइडिंग ट्रू और फेयरनेस ऑफ द ऑपरेटिंग रिजल्ट प्रेजेंटेड बाय द इनकम स्टेटमेंट के द्वारा जो भी रिजल्ट दिया गया, ऑपरेटिंग रिजल्ट दिया गया है, क्या वो ट्रू और फेयरनेस पिक्चर दिखा रहा है। अगली बात, जो आपने बैलेंस शीट बनाई है, क्या वो आपकी वो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन शो कर रही है। इन सब बातों को वेरीफाई करने का काम कौन करता है, ऑडिटर करता है। यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसका, ऑडिटर का। अब मेन के साथ साथ सब्सिडरी, सब्सिडरी को आप लोग कह सकते हो सहायक उद्देश्य। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव कहलाएंगे। दीज आर द ऑब्जेक्टिव which are set up to help in attaining the primary objective। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में आपके सहायता करने वाले जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कहलाते हैं सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, दे आर एज फॉलो डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर। क्या करना है आपने, डिटेक्शन करनी है किस, और प्रिवेंशन ऑफ एरर, एरर का पता लगाना है। प्रिवेंशन होता है रोकना, किसको, एरर को रोकना है, पहले पता लगाना है और फिर एरर को क्या करना है, रोकना है। लेकिन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड भी रोकना है, फ्रॉड का पता लगाकर उसको रोकना है, स्टॉप करना। अंडर और ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के बारे में पता लगाना है। ये क्या है, सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव है। ये सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे, आपकी सहायता करेंगे आपके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे उनको फुलफिल करने में। अब आप अगर एरर के बारे में पता लगा लोगे और उसको दूर कर दोगे तो आपके जो मेन ऑब्जेक्टिव होंगे उसको फुलफिल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकेंडली, अगर आप फ्रॉड के बारे में पता लगा लेते हो और उसको दूर करने का प्रयास करते हो तो भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट वेल एंड गुड जाएंगे। अंडर और ओवर वैल्यूएशन के बारे में पहले ही पता लग जाए आपको, ठीक है, स्टॉक के बारे में, तो भी आपके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है अदर ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू इनकम टैक्स अथॉरिटी। ये इनकम टैक्स अथॉरिटी को भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है हमें, ठीक है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को भी प्रेजेंट करने पड़ते हैं। टू सेटिस्फाई द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, जो कंपनी एक्ट 2013 है हमारा, उसके जो प्रोविजन है, रूल्स हैं, उसको भी फॉलो करते हुए चलना है। टू हैव ए मोरल इफेक्ट, जो नैतिक इंपैक्ट हो सकता है, ठीक है, उस चीज बातों को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये हमारे अदर ऑब्जेक्टिव हैं, जो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स अथॉरिटी को पहुंचाना, कंपनी लॉ के प्रोविजंस को फॉलो करना और मोरल इफेक्ट को भी ध्यान में रखना। ये क्या है, इनके अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब अकाउंटेंसी ऑडिटिंग में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, जो ऑडिटिंग है, अकाउंटेंसी है, उनमें डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले मीनिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या है, एक प्रोसेस है क्या करने की, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन।
तो अकाउंटिंग क्या है, एक प्रक्रिया है क्या करने की, रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाइंग मतलब बांटने की यानी कि लेजर वगैरह करने की, समराइज का मतलब है बैलेंसिंग करने की, और इंटरप्रेटर का मतलब है जो इन्फॉर्मेशन निकल के आए वो रिलेटेड पार्टी को डिस्क्लोज करने की। तो अकाउंटेंसी क्या एक प्रक्रिया है रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाइंग करने की, समराइज करने की और इंटरप्रेट करने की। किसकी, किसको इंटरप्रेट करना है, सारी की सारी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसको रिलेटेड पार्टी को डिस्क्लोज करना है। अब ऑडिटिंग क्या है, ऑडिटिंग भी आप अभी आए हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करने की जो प्रोसेस ऑडिटिंग कहलाती है, और इसके ऊपर रिपोर्ट काम करती है कौन, ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग क्या हो, कैसी प्रक्रिया जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करती है, एग्जामिन करती है, उनका मूल्यांकन करती है और उसके ऊपर क्या बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिपोर्ट्स बना के देती है। सेकेंड है ऑब्जेक्टिव क्या है, जो अकाउंटेंसी है इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू फाइंड by company and to show the financial position of the company for a particular period। जो आप अकाउंट्स बनाते हो, आप अकाउंट किस लिए बनाते हो, सिर्फ इसीलिए बनाते हो कि जो आपको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है ये पता लगाना, आपने जो फाइनेंशियल पोजीशन है आपकी क्या वो सही है या फिर गड़बड़ हुई पड़ी है, ये सारी बनाने का काम या मेन ऑब्जेक्टिव किसका है, अकाउंटेंसी का है। ठीक है, तो अकाउंटेंसी की क्या है, एक प्रोसेस है रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग करने की, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, नेट प्रॉफिट और लॉस पता लगाना और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताना। जबकि ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, एग्जामाइन द करेक्टनेस ऑफ द अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट and certified that the whether the company exhibited true and fair view of the state of affairs of the concern। भी जो ऑडिटिंग है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव है एग्जामाइन करेक्टनेस ऑफ द अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसको एग्जामाइन करना और उसकी करेक्टनेस को चेक करना, ठीक है, और सर्टिफाइड करना कि जो कंपनी एग्जिबिट ट्रू और फेयर पिक्चर रिव्यू कर रही है, भी जो बुक्स अकाउंट्स कंपनी को बनाकर दिए गए हैं उसको वेरीफाई करते हुए चेक करना कि जो भी उन्होंने पोजीशन दिखाई है, वेदर प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या वो ट्रू है। इस बात को चेक करना किसका काम है, इनका ऑब्जेक्टिव है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अकाउंटेंट कौन होता है, परमानेंट इंप्लॉई होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जबकि ऑडिटर कौन होता है, इंडिपेंडेंट पर्सन हो सकता है, ठीक है, और वो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई नहीं होता। क्वालिफिकेशन, अकाउंटेंट को डजंट रिक्वायर एनी फॉर्मल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती, जबकि ऑडिटर को क्या होती है, शुड बी क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंट सर्टिफाइड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ आईसीआई। कहने का मतलब है एक ऑडिटर क्या होना चाहिए, सीए होना चाहिए और वो आईसीएआई, ठीक है, के क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए, मतलब सर्टिफाइड होना चाहिए। रिपोर्ट्स, accountant is not required to submit the report on the financial statement prepared by him। अपने द्वारा बनाई गई जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसके ऊपर रिपोर्ट देने के लिए जिम्मेवार अकाउंटेंट नहीं होता, जबकि ऑडिटर शुड सबमिट द रिपोर्ट सर्टिफाइंग द ट्रूथ एंड द फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने के बाद उसको एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है, वो रिपोर्ट ट्रूथ और फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताने वाली होनी चाहिए। रेमोनरेशन, अकाउंटेंट को जो रेमोनरेशन मिलता है वो सैलरी के रूप में मिलता है। रेमोनरेशन का मतलब है कि जो उस अपनी जो सर्विसेज दी हैं उसके बदले में उसको प्रोवाइड किया गया जो भी मनी वे होगा वो रेमोनरेशन कहलाएगा, उसमें हम लोग शामिल करते हैं सैलरी को। और रेमोनेटेड इज द फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल फीस के रूप में लेता है वो अपने पैसे, ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ वर्क, अकाउंटेंसी कब स्टार्ट होती है, जहां पर बुक कीपिंग खत्म होती है। ऑडिटिंग स्टार्ट होती है जब अकाउंटेंसी खत्म होती है। यानी कि कहने का मतलब है जब बुक कीपिंग खत्म हुई तब आपकी अकाउंटेंसी स्टार्ट होगी। आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर लिए, जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट बनके तैयार हो जाएंगे, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट बनकर तैयार हो जाएंगे, तब आपकी क्या हो जाएगी, ऑडिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वहां पर अकाउंटेंसी क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। हाँ जी, फिर एक वर्ड आता है इन्वेस्टिगेशन। अकाउंटेंसी और इन्वेस्टिगेशन में क्या फर्क होता है, ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन में। पहला मीनिंग का, ठीक है, जो ऑडिटिंग है अभी पढ़ के आए हैं, प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्टिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन एंटिटी एंड रिपोर्टिंग ऑन इट इज नोन एज ऑडिटिंग। अभी तो ऑडिटिंग के बारे में पढ़ा कि एक प्रक्रिया होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करने की, ठीक है, और उसके ऊपर रिपोर्ट बनाने की, क्या कहलाती है, ऑडिटिंग कहलाती है। जबकि इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच, एन इंक्वायरी कंडक्टेड फॉर एस्टेब्लिशिंग ए स्पेसिफिक फैक्ट और ट्रूथ। भी एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक फैक्ट और ट्रूथ पता लगाने के लिए आप कोई जो इंक्वायरी कंडक्ट करते हो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। नेचर, ये जर्नल एग्जामिनेशन होता है, ऑडिटिंग जर्नल एग्जामिनेशन है। जबकि इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, क्रिटिकल एंड डेप्थ एग्जामिनेशन कर रहे हो। आप ये देखते हो कि
आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए उसमें फ्रॉड था, परंतु ऑडिटर ने फ्रॉड फाइंड आउट नहीं किया, तो आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन बिठा दी, उसकी जांच बिठा दी और उसको क्रिटिकली अब एग्जामाइन किया जाएगा। एविडेंस, द एविडेंसेस आर परसुएसिव इन नेचर, ये परसुएसिव इन नेचर होते हैं। और जो इन्वेस्टिगेशन के जो एविडेंस होते हैं अनक्वेश्चनेबल, देयरफॉर इट्स नेचर इज डिसिसिव। जो एविडेंस इन्वेस्टिगेशन के होते हैं वो अनक्वेश्चनेबल होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। टाइम और रीजन, ये एनुअली किया जाता है ऑडिटिंग, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन तो कभी भी की जा सकती है। जो परफॉर्मेंस है इसको ऑडिटिंग को सीए परफॉर्म करता है, इन्वेस्टिगेशन को एक्सपर्ट परफॉर्म करते हैं। रिपोर्टिंग, ये जर्नल पर्पज से तैयार की जाती है रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग की कोई दिक्कत नहीं, ये कॉन्फिडेंशियल रहती है इसकी रिपोर्ट। ऑब्लिगेटरी, ऑडिटिंग ऑब्लिगेटरी है, इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिगेटरी नहीं है, मतलब जिम्मेवारी वाला काम नहीं है, मतलब जिम्मेवार नहीं है अकाउंट्स के प्रति। अपॉइंटमेंट, ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, जबकि जो इन्वेस्टिगेटर है द मैनेजमेंट और शेयर होल्डर और वन थर्ड पार्टी कैन अपॉइंट द इन्वेस्टिगेटर, जबकि जो ऑडिटर है उसको अपॉइंट करने वाले कौन है, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी है, उसको अपॉइंट करने वाले कौन है, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी है। जबकि इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट करने वाले या तो मैनेजमेंट हो सकते हैं, शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, या फिर वन थर्ड पार्टी भी हो सकती है। स्कोप, सीक टू इन्फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो ऑडिटर होता है अपने ओपिनियन, अपने विचार देता है किसके ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है। जबकि इन्वेस्टिगेशन क्या करती है, सीक टू आंसर द क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन द, जो भी रिपोर्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी जांच या उसको बताने की जिम्मेवारी होती है इन्वेस्टिगेटर की, और अपने सिर्फ विचार मात्र देता है कौन, ऑडिटर। हाँ जी निशा जी, यहां तक समझ में आ रही है कहानी? हाँ जी, चैप्टर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स रेंजिंग फ्रॉम सेक्शन 139 टू 48। अब आपसे पेपर में सेक्शन पूछ ले कि ऑडिटर और ऑडिटिंग के सेक्शन कहां से कहां तक आते हैं, 139 टू 48 आते हैं। इसके कंपनी एक्ट में लिखे गए हैं, ऑडिटर के जो सेक्शन है कंपनी एक्ट 2013 में लिखे गए हैं, along with the company's auditor and auditor rule 2014, the rules have been notified and shall come into the force from the first day of April 2014। भी कहने का मतलब है जो चैप्टर 10 है, ठीक है, वो ऑडिटिंग के सेक्शन के बारे में बताता है, 139 से 148 तक आते हैं। कहाँ लिखे गए हैं ये कंपनी एक्ट 2013 में लिखे गए हैं। इसके साथ साथ कंपनीज रूल जो 2014 है उनमें भी ये नोटिफाई किया गया है ऑडिटर और ऑडिटर के सेक्शंस के बारे में, ठीक है। और जो ये जो कंपनी रूल 2014 है ये 1 अप्रैल 2014 से अप्लाई हुआ था, ठीक है। अब कंपनी एक्ट में क्या एक्ट है और पुराने क्या एक्ट थे, 1956 में क्या एक्ट थे, इसके बारे में बताया गया। देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है, उसका एक्ट जो है नया है 139, पुराना 200 1956 में था 224, 224 ए और 619। तो कहने का मतलब है जो पहला हमारा एक्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, उसका एक्ट आप लोग कहेंगे 139, पुराना पूछे 1956 के अकॉर्डिंग पूछे तो 224, 224 ए 619। अगला है रिमूवल रेजिग्नेशन ऑडिटर एंड गिविंग ऑफ ए स्पेशल नोटिस। अब भैया पहले में अपॉइंटमेंट कर दी, दूसरे में आप उसको हटा रहे हो, रिजाइन करवा रहे हो ऑडिटर का, ठीक है, स्पेशल नोटिस दे रहे हो, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा टाइटल है उसका सेक्शन 40 हो जाएगा, पुराने वाला पूछे तो 225 हो जाएगा। तीसरे में आप लोग डिसाइड करोगे उसकी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन कैसे किया जा सकता है ऑडिटर को। तीसरे नंबर वाले के लिए नया 140, पुराना 226, ठीक है। चौथे नंबर पे रेम्युनरेशन, उसको पैसे कितने देने हैं, किसी हिसाब से देने हैं, ये डिसाइड करोगे आप लोग 142 में, ठीक है। पुराना पूछे आपसे तो 224(8) कह दोगे। उसके बाद पावर एंड ड्यूटी, उनकी पावर क्या होंगी, ड्यूटीज क्या होंगी ऑडिटर की, ठीक है, और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, ठीक है, ये 143 में बताया गया। पुराना पूछे तो 27, 28 और 263 है, ठीक है। अगला है ऑडिटर नोट टू रेंडर सर्टेन सर्विस, ऑडिटर एक निश्चित सेवाएं नहीं देगा, क्या क्या नहीं देगा, नए में बताया गया 144, पुराने में नहीं था। ऑडिटर को साइन करने पड़ेंगे ऑडिटर रिपोर्ट पे, ऑडिटर को साइन करने पड़ेंगे ऑडिटर रिपोर्ट पे, ऐसा कौन कहता है, सेक्शन 145 कहता है कंपनी एक्ट का, पुराने में 229(30) कहता है। अगली बात, ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, 146 कहता है, पुराना 231 था, ठीक है। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, अगर वो गलती करता है तो पनिशमेंट, 147 में पनिशमेंट का वर्णन है, पुराने में 232, 33 में था। चलो जी नेक्स्ट,
सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनीज, कुछ कंपनीज में, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट की आइटम है उनकी कॉस्ट का ऑडिट करवाने की जिम्मेवारी या फिर क्या कर दिया, कंपलसरी कर दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ आइटम का कॉस्ट का ऑडिट करवाना, यानी कुछ आइटम की जो कॉस्ट है उसका ऑडिट करवाना मैंडेटरी कर दिया है। ये बात कहां लिखी गई है, सेक्शन 148 में लिखी गई है। ठीक है, तो हमारे पास कितने सेक्शन बने, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सेक्शन बने हैं 139 से 148 तक। ठीक है, कंटिन्यू वे में याद रखना है, पहले हैप्पहजार्ड मैनर में थे, तो मोस्टली तो आपको याद रखने हैं कंपनी एक्ट 2013 वाले, परंतु रीड आउट आप 1956 वाले भी कर लेंगे समटाइम। मान लो कंपनी एक्ट 2013 के मुताबिक ना पूछ के 1956 के मुताबिक पूछ ले तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है जी, हाँ जी। अब जो ऑडिटिंग है वो डेवलप कैसे हुई है, द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ बुक कीपिंग वॉज फर्स्ट परफॉर्मेड बाय इन 1494, द फादर ऑफ दिस इज लुकास पेसियोली। आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता है जो बुक कीपिंग की साइंटिफिक टेक्निक है उसको देने वाले अंकल का नाम है लुकास पेसियोली। ये कब आई थी, 1494 में आई थी। इसने एक पेपर पब्लिश किया था ऑन द डबल एंट्री सिस्टम इन विच आल्सो डिस्कस द राइट एंड द ऑडिटर ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर। तो कहने का मतलब क्या है कि जो साइंटिफिक टेक्निक है बुक कीपिंग की उसको फर्स्टली प्रपाउंड किया था लुकास पेसियोली ने इन 1494 में, और एक पेपर पब्लिश किया था किसके ऊपर, डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर, जिसमें यह भी मेंशन किया गया था कि राइट एंड द ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर। फिर उसके बाद 1888 आ गया। 1888 में क्या था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स वाज सेटअप इन इंग्लैंड। 1988 में जो आईसीएआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स वाज सेटअप इन इंग्लैंड विद द एम ऑफ प्रिपेयरिंग क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स एंड द ऑडिटर। अब आईसीए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि आप क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स और ऑडिटर तैयार करेंगे। भारत में जो हिस्ट्री है ऑडिटिंग की, ये कब से शुरू हुई थी, 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1914 से, ठीक है, व्हेन द कंपनीज एक्ट ऑफ 1913 केम इनटू द फोर्स। भी भारत के अंदर जो ऑडिटिंग है, भारत के अंदर जो ऑडिटिंग स्टार्ट हुई थी वो 1 अप्रैल 2014 से हुई थी, 1914 से हुई थी। ठीक है, जब कंपनी एक्ट 1913 केम इनटू फोर्स। उसके बाद क्या कहता है, द एक्ट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी। जो एक्ट है हमारा, द एक्ट मेड इट मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी टू गेट इट्स ईयरली अकाउंट्स ऑडिटेड एंड आल्सो स्पेल्ड आउट द क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सन टू बिकम एन ऑडिटर। तो इस एक्ट ने क्या कर दिया, हर कंपनी के लिए मैंडेटरी कर दिया कि ईयरली आपको आपके अकाउंट क्या करवाने हैं, ऑडिट करवाने हैं, और क्वालिफिकेशन भी बतानी है भी एक आदमी कौन आदमी क्या बन सकता है, ऑडिटर सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि फर्स्टली स्टार्टिंग हुई ऑडिटिंग की कहां पे, जो लुकास पेसियोली ने पेपर लिखा था डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर, उसमें ऑडिटर के राइट ड्यूटी बताए गए थे। फिर 1888 में आईसीए बना दिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट बना दिया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि क्वालिफाइड अकाउंटेंट और ऑडिटर प्रिपेयर करने हैं। जो इंडिया भारत में ऑडिटिंग की हिस्ट्री है वो 1 अप्रैल 1914 से शुरू हुई, जब कंपनी एक्ट 1913 क्या आया, फोर्स में आया। ठीक है, इस एक्ट ने क्या कर दिया, हर कंपनी के लिए मैंडेटरी कर दिया कि ईयरली आपको अपने अकाउंट्स क्या करवाने हैं, ऑडिटेड करवाने हैं, और आपको यह भी बताना है कि ऑडिटर बनने के लिए प्रॉपर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, फिर डेवलपमेंट ऑफ ऑडिटिंग आ गई। कहता अप टिल द ईयर 1932 तक it was the responsibility of the state government to prepare competent auditor. However, the central government also started laying emphasis on the issue and came out with the auditor certificate rule, which provided for granting of the designation of registered accountant. कहता 1932 तक ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती थी कि एक कॉम्पिटेंट ऑडिटर तैयार करे। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसकी सूद ली, ठीक है, और स्टार्ट कर दिया एम्फेसिस देना और इशू करना शुरू कर दिया सर्टिफिकेट रूल। ऑडिटर को सर्टिफिकेट इशू करना शुरू कर दिया, ठीक है, जो ग्रांटिंग देगा कि ये बंदा, इसकी प्रॉपर डेजिग्नेशन क्या है, रजिस्टर्ड है। भाई कहने का मतलब क्या है, 1932 तक तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती थी, कंपिटेंट ऑडिटर बनाने का काम करती थी। तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी क्या करना शुरू कर दिया, ऑडिटर की क्वालिफिकेशन पूरा करने वाले व्यक्ति को ऑडिटर सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया रूल्स के मुताबिक। ठीक है, जो सर्टिफिकेट क्या ग्रांट करता था कि इस बंदे का रजिस्ट्रेशन एज एन अकाउंटेंट है पड़ा।
आफ्टर एक्वायरिंग दिस डेजिग्नेशन, अब उसको डेजिग्नेशन क्या मिल गई, गवर्नमेंट वाली डेजिग्नेशन मिल गई, सरकार की तरफ से उसको डेजिग्नेशन अपॉइंट होगी, या फिर उसको बोल दिया गया कि भाई हाँ भी तू परमानेंट रजिस्टर्ड क्या है, ऑडिटर है। आफ्टर द एक्वायरिंग द डेजिग्नेशन अ पर्सन कुड बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। अब डेजिग्नेशन एक्वायर करने के बाद एक बंदा क्या किया जा सकता है, ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है। देर आफ्टर द डिमांड ऑफ प्रोफेशनल ऑटोनॉमी आल्सो गेन्ड फोर्स, इसके बाद क्या हुआ, जो डिमांड है प्रोफेशनल ऑटोनॉमी आल्सो गेन्ड फोर्स एंड ऑन द 1 मई 1948 सेटअप एन अकाउंटेंसी एक्सपर्ट्स कमेटी। अब इसके बाद क्या होगा, जो प्रोफेशनल लोग हैं, ये सीए हैं या फिर ऑडिटर हैं, उनकी डिमांड बढ़ने लगी, ठीक है। तो 1948 में एक कमेटी सेटअप की गई, अकाउंटेंसी एक्सपर्ट्स कमेटी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी 4 जुलाई 1948 को, जिसमें उसने रिकमेंड किया कि इंस्टीट्यूट ऑफ आईसीए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स क्या कर देना चाहिए, सेटअप कर देना चाहिए। कहता है कि एक बार डेजिग्नेशन वाला सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो बंदा ऑडिटर बन सकता था या फिर ऑडिटर कहला सकता था, अपॉइंट किया जा सकता था। इसके बाद क्या हुआ, प्रोफेशनली ऑडिटर बनने के लिए क्या होगी, होड़ पैदा होगी, ठीक है। तो 1948 में क्या हुआ, अकाउंटेंसी एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 4 जुलाई 1948 को प्रेजेंट की, जिसने रिकमेंड किया कि क्या सेटअप कर दिया जाए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट स्थापित कर दिया जाए। द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली रिकमेंडेशन, ठीक है। और 1949 में चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 क्या कर दिया, पास कर दिया। देन द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन दिल्ली, ठीक है, केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जुलाई 1949। अब आपसे पेपर में ये पूछ ले कि आईसीएआई की, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो आप कहेंगे 1 जुलाई 1949 को, ठीक है। अगर इसका एक्ट पूछ ले, सीए एक्ट है जो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक्ट है, वो भी कितना है, 1949 है, सीए 1949 है। आईसीआई कब सेटअप हुआ, 1 जुलाई 1949 को। कहां पर सेटअप हुआ, दिल्ली में हुआ, ठीक है। 1 जुलाई 1949 को इसने क्या कर दिया, काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट का मतलब क्या होता है, द क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, record business transactions accounting practices by an independent financial auditor। अब इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, फाइनेंशियल होता है वित्तीय, ऑडिट होता है जांच या कंक्शन, ठीक है। जो क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना है किसका, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, रिकॉर्ड्स का, बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, ठीक है, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस का, किसके द्वारा, एक इंडिपेंडेंट होता है स्वतंत्र फाइनेंशियल ऑडिटर के द्वारा करना, क्या कहलाता है, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट कहलाता है। हाँ जी, यहाँ तक आज की जानकारी पढ़ेंगे। इससे आगे जो ऑडिट है उसको 2 भागों में बांटेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ठीक है। इन सबको हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हुए इसको फिनिश करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कल हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर देते हैं। हाँ जी निशा जी, समझ में आई आज की कहानी? हाँ जी सर। ठीक है, कल या परसों रहेगा कि इसको हम लोग फिनिश कर देंगे, ठीक है। ऑडिट ये फिनिश हो जाएगा, ऑडिटिंग, फिर हमारा अकाउंट्स का पोर्शन फिनिश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या स्टार्ट करोगे? इसी में इकोनॉमिक्स चल रही है, इसी फोल्डर में, तो उसको फिनिश कर देंगे फटाफट करके। अच्छा, इकोनॉमिक्स में फिनिश होने वाली है सर? इकोनॉमिक्स भी काफी सारी कर रखी है अपन ने। चलिए सर, मैं तो पहले एफएम वगैरह कंप्लीट कर रही थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अपने फेज पे कंप्लीट करते जाइए, बस इतना कष्ट कर लेना